गुड मॉर्निंग आई लव यू। क्लास 12 यूपी बोर्ड देखिए। 12th में हम लोगों ने 6 चैप्टर तक पढ़ लिया है। काव्य में आज 7वां चैप्टर है आपका सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत, आइए पढ़ते हैं पहले पंत जी के बारे में, फिर पढ़ेंगे इनकी जो कविता लिखी गई है नौका विहार। ये प्रकृति चित्रण के सुकुमार कवि, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को कौसानी बागेश्वरी में उत्तराखंड में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। जब ये इनका जन्म हुआ 6 घंटे बाद इनकी माता का देहांत हो गया। पिता तथा दादी की वात्सल्य छाया में इनका प्रारंभिक लालन पालन हुआ। पंत जी ने 7 वर्ष की अवस्था से ही काव्य रचना आरंभ कर दी थी। जब ये छोटे से थे 7 वर्ष के, तभी काव्य रचना प्रारंभ कर दी। सुमित्रानंदन पंत की शिक्षा का पहला चरण अल्मोड़ा में पूरा हुआ। कहाँ हुआ? अल्मोड़ा में। यहीं पर इन्होंने अपना गोसाई दत्त से नाम, इनका बचपन का नाम था गोसाई दत्त, यहाँ से अपना नाम बदल कर इन्होंने सुमित्रानंदन रख लिया। उन्होंने बनारस के क्वींस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। बनारस के क्वींस कॉलेज है, वहाँ शिक्षा प्राप्त की। 1940 ईस्वी में ये ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता पद पर नियुक्त हुए। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर परामर्शदाता के रूप में ये नियुक्त हुए 1940 में। 1957 ईस्वी तक प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से संबंधित रहे, इससे रेडियो से संबंध रहे। सरस्वती के इस पुजारी ने 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को 1977 ईस्वी को इस भौतिक संसार से सदैव के लिए विदा ले ली, इनकी मृत्यु हो गई। छायावादी युग के आधार स्तंभ कवि सुमित्रानंदन पंत 7 वर्ष की अल्पायु से कविताओं की रचना करने लगे थे। इनकी प्रथम रचना 1916 में सामने आई, गिरजे का घंटा। कौन सा? गिरजे का घंटा नामक इस रचना के पश्चात ये निरंतर काव्य साधना में लगे रहे। 1920 ईस्वी में इनकी रचनाएं उच्छ्वास एवं ग्रंथि प्रकाशित हुई। इनकी रचना कौन सी? उच्छ्वास एवं ग्रंथि, जब 20 साल के थे। 1921 ईस्वी में इन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर कॉलेज छोड़ दिया और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में कूद पड़े, परंतु अपना कोमल प्रकृति कारण सत्याग्रह में सक्रिय रूप से सहयोग नहीं ले पाई, क्योंकि ये प्रकृति से बहुत प्रेम करती थी और पुनः फिर से एक अपनी काव्य साधना में लग गए। सुमित्रानंदन पंत ने 1927 ईस्वी में वीणा एवं 1928 ईस्वी में पल्लव काव्य संग्रह प्रकाशित किया। इसके पश्चात 1931 में कालाकाकर आकर इन्होंने मार्क्सवाद का अध्ययन प्रारंभ किया और प्रयाग आकर रूपाभा नामक एक प्रगतिशील विचारों वाली पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। इनकी रचना कला और बूढ़ा चांद, इनकी एक रचना है कला और बूढ़ा चांद, पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। लोकायतन के लिए इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनकी एक बहुत ही प्रचलित रचना चिदम्बरा, उसके लिए इनको भारत का राष्ट्रीय साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सुमित्रानंदन पंत सौंदर्य के उपासक थे, प्रकृति के उपासक थे। इनकी सौंदर्य अनुभूति के 3 मुख्य केंद्र प्रकृति, नारी और कला सौंदर्य। यह हमेशा सुंदरता में 3 चीजें रखती थी, प्रकृति, नारी और कला सौंदर्य। इनके काव्य जीवन का प्रारंभ ही प्रकृति के चित्रण से हुआ है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव आदि इनकी प्रारंभिक कृतियों प्रकृति का कोमल रूप परिलक्षित होता है, इन्हें दिखाई देता है। इनका सौंदर्य प्रेमी मन प्रकृति देखकर भाव विभोर उठता है। वीणा में कवि स्वयं को एक बालिका के रूप में अत्यधिक सहजता एवं कोमलता से चित्रित किया है। ऐसा वर्णन हिंदी साहित्य में अत्यंत दुर्लभ है। पंत जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। अपनी विस्तृत साहित्यिक जीवन में इन्होंने विविध विधाओं में साहित्यिक रचना की है। तो ये था इनका जीवन परिचय, साहित्य संबंधित कुछ और रचनाएं। ये सब आपको लिखना है, ठीक है? ये सब आपको इनके जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, भाषाएं, रचना और
ये सब आपको कॉपी नोट्स में बनाने हैं, आपको लिखने हैं। देखिए अब है नौका विहार। इनकी एक रचना है गुंजन, इनकी एक रचना है गुंजन, उसी में से लिया गया है नौका विहार। आइए पढ़ते हैं। देखिए शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, आपलक अनंत नीरव भूतल, आपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तन्मंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, लेटी है क्रांत निश्चल। देखिए पहले तो ये जान लीजिए इसमें है क्या। इसमें पंत जी ने चांदनी रात में अपनी मित्र मंडली के साथ गंगा में किए गए नौका विहार का वर्णन है। ये एक बार अभी पढ़े थे, इसमें काला काकर आए थे। ये जब काला काकर आते हैं वहीं पर एक बार नाव में बैठकर चंद्रमा की रात में बढ़िया अपने मित्र मंडली के साथ गंगा में किए गए मित्र मंडली मित्रों के साथ गंगा विहार करते हैं, रात्रि में घूमते हैं। उसी का वर्णन फिर उन्होंने उसकी सौंदर्यता का वर्णन फिर यहाँ पर किया है। नौका विहार का भी चित्रण यहाँ पे प्रस्तुत कर दिया है। क्षीर धार वाली गंगा की कल्पना पंत ने अपनी पतली कमर वाली नायिका के रूप में कर दिया है। आइए देखिए शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल। स्निग्ध माने तरल या चिकनी, स्निग्ध माने तरल या चिकनी। ज्योत्सना माने चांदनी, ज्योत्सना माने चांदनी। नीरव शब्द रहित, नीरव माने शब्द रहित। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, आपलक अनंत नीरव भूतल। आपलक यानी एकटक देखना बिना पलक झपके हुए। अनंत माने आकाश, अनंत माने आकाश। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, आपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तन्वंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। क्या करें, कहें चारों ओर शांत, चारों ओर शांत, स्निग्ध यानी चिकनी, चारों ओर शांत स्निग्ध और उज्ज्वल चांदनी छिटकी हुई है। ये कहें चारों शांत स्निग्ध और उज्ज्वल चांदनी बिखरी हुई है। आपलक अनंत नीरव टू, एक एक लाइन का मतलब समझिए तभी समझ में आएगा। आपलक अनंत नीरव भूतल, आपलक अनंत नीरव भूतल। देखिए कह रहे हैं आकाश टकटकी बांधे हुए, अनंत यानी आकाश, आकाश टकटकी बांधे हुए पृथ्वी को देख रहा है। अपलक देख रहे हैं, बिना पलक झपके हुए आकाश पृथ्वी की इस सुंदरता को देख रहा है। सैकत सैया पर दुग्ध धवल, सैकत सैया पर यानी क्या करें, आकाश टकटकी बांधे हुए पृथ्वी को देख रहा है। पृथ्वी शांत और शब्द रहित है। पृथ्वी भूतल नीरव, भूतल नीरव, पृथ्वी शांत और शब्द रहित यानी पृथ्वी कुछ बोल नहीं रही है, एकदम शांत है। सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तमंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्रांत निश्चल। सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तमंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, ऐसे मनोहर और निस्तब्ध वातावरण में, ऐसे मनोहर और निस्तब्ध वातावरण में ग्रीष्म के कारण यानी गर्मी के कारण
मंद और क्षीण धार वाली गंगा, मंद और क्षीण यानी पतली धार वाली गंगा बालों के बीच मंद मंद बहती हुई ऐसे प्रतीत हो रही है, बहते हुए ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदु करतल लहरें उन पर कोमल उल्लत। क्या कह रहे हैं? ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे कोई छरहरे दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती दूध जैसी सफेद सैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी मुरझाई और शांत लेटी है। अभी ये तीसरे और चौथे लाइन का है, देखिएगा। सैकत सैया पर दुग्ध धवल तमंगी गंगा ग्रीष्म विजल लेटी है श्रांत क्रांत निश्चल। क्या करें कि ऐसे मनोहर शांत और निस्तब्ध वातावरण में गर्मी के कारण मंद और शीर यानी पतली कमर वाली पतली धारा वाली गंगा बालों के बीच मंद मंद ऐसे बहती है जैसे कोई छरहरी यानी पतली दुबली पतली कमर शरीर वाली सुंदर युवती दूध जैसी सफ़ेद सैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी मुरझाई और शांत लेटी हुई हो, ऐसी गंगा की जलधारा दिखाई दे रही है। देखिए आगे। तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदु करतल लहरें उर्पे कोमल कुंतल। देखिए आगे। लेटी हुई है गंगा जल में झलकता चंद्र प्रतिबिंब, गंगा जल में चंद्रमा का जो प्रतिबिंब यानी परछाई दिखाई दे रहा है वो ऐसा लग रहा है मानो गंगा रूपी कोई तपस्विनी, जैसे गंगा रूपी कोई तपस्विनी अपने चंद्रमुख को, अपने चंद्रमा के समान मुख को उसी प्रकाश से प्रकाशित कोमल हथेली पर रखे हुए लेटी हो। यानी क्या कहे, चंद्रमा की छाया ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे कोई युवती उसे हाथों में लेकर उसी के प्रकाश से यानी अपने चंद्रमुख को लेकर वह प्रकाश से प्रकाशित होकर हथेली पर रखकर लेटी हुई हो और छोटी छोटी लहरें उसके वक्षस्थल पर लहराती कोमल केश हों, छोटी छोटी लहरें उसके वक्षस्थल पर लहराती कोमल केश के समान। और आगे देखिए। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, गोरे अंगों पर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी देखिए आगे। कह तारों भरे आकाश की चंचल परछाई गंगा के जल में जब पड़ती है तो ऐसे लग रही है जैसे गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से बार बार कांपता तारों से जड़ता हुआ उसका नीला आंचल लहरा रहा हो, उस आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की कोमल चांदनी में प्रकाशित छोटी छोटी कोमल टेढ़ी बलखाती लहरें ऐसे प्रतीत होती हैं। छोटी छोटी कोमल टेढ़ी बलखाती लहरें ऐसे प्रतीत होती हैं मानो लेटने के कारण ऐसा लग रहा है जैसे गंगा रूपी तपस्विनी बाला के लेटने के कारण उसकी रेशमी साड़ी में सलवटी पड़ गई हो, जिसे वह टेढ़ी मेढ़ी
कोमल या बलखाती हुई लहर के समान दिखाई दे रही है। ये था पहला। एक एक लाइन का मतलब समझिएगा तभी आएगा यहाँ पर। देखिए अब आगे, एक समाप्त हो गया आपका, अब दूसरा देखिए। चांदनी रात का प्रथम पहर, चांदनी रात का प्रथम पहर, चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर। पंत जी क्या कह रहे हैं कि चांदनी रात का प्रथम पहर, कि पंत जी चांदनी रात के प्रथम पहर में गंगा में नौका विहार करने के लिए करें हम चले नाव लेकर, एक छोटी सी नाव लेकर आगे बढ़ जाते हैं। एक छोटी सी नाव लेते हैं और गंगा विहार करने के लिए आगे चलते हैं। वही गंगा के तट का सौंदर्य का वर्णन करते हुए आगे क्या कहते हैं, देखिए। कह सिकता सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर। क्या करे, गंगा का तट ऐसा लग रहा था, गंगा का तट ऐसे सुंदर लग रहा था मानो मुस्काती अर्थात खुली पड़ी हुई रेतीली, ऐसे लग रहा जैसे मुस्कुराती हुई खुली हुई पड़ी हुई रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक ये चांदनी विचरण कर रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पड़ी हुई सीपी पर यानी बालुओं पर चंद्रमा की मोती रूपी चमक यानी चांदनी चारों ओर बिखर गई हो, ऐसे सुंदर लग रहा था। ऐसे सुरम्य वातावरण में गंगा में खड़ी नावों की पालें नौका विहार के लिए ऊपर चढ़ गए और उन्होंने अपने लंगर उठाए। ऐसा सुरम्य वातावरण में गंगा में खड़ी नावों की पालें नौका विहार के लिए ऊपर चढ़ गई, आगे गईं। उन्होंने अपने लंगर उठा लिए। कहने का मतलब कि एक साथ अनेक नाव नौका विहार के लिए गंगा तट से गंगा में खुल गई यानी चल दी। लंगर उठते ही छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर सुंदर हंसनियों के समान चित्ताकर्षक मंथर गति से धीरे धीरे गंगा में तैरने लगी। क्या करें कि मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के लिए। क्या करें कि लंगर उठते ही लंगर खुलते ही छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर सुंदर हंसनियों के समान चित्ताकर्षक सुंदर हंसनियों के समान दिखाई देने वाले आकर्षक मंथर गति से धीरे धीरे गंगा में तैरने लगनी। छोटी छोटी नाव में हंसों के समान यहाँ वहाँ तैरते हुए दिखाई देने लगे। गंगा का जल उस समय शांत और निश्चल है, जो दर्पण के समान सुशोभित हो रहा है। रात में जो दर्पण के समान सुशोभित हो रहा है, जिसमें चंद्रमा की परछाई बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। निश्चल जल के सूची दर्पण पर बिंबित हो रजित पुलिन निर्भर दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर। क्या कह रहे हैं, गंगा जल शांत और निश्चल है, जो दर्पण के समान सुशोभित है। उस पर जल रूपी स्वच्छ दर्पण में, उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में, जो जल रूपी स्वच्छ दर्पण है में चांदनी में नहाया रेतीला, चांदनी में नहाया रेतीला तट प्रतिबिंबित होकर दुगने परिमाण में व्यक्त हो रहा है। गंगा तट पर शोभित काला काकर पहले बताया था, काला काकर का राजभवन सोया जल में निश्चित प्रसन्न पलकों पर वैभव स्वप्न साया। कह रहा है कि क्या कह रहे हैं कि गंगा तट पर शोभित काला काकर के राजभवन का प्रतिबिंब, काला काकर के तट पर काला काकर के राजभवन का प्रतिबिंब गंगा जल में झलक रहा है। वह प्रतिबिंब ऐसा लगता है मानो वह राजभवन गंगा जल रूपी सैया पर निश्चिंत होकर
सो रहा है, निश्चित होकर सो रहा है। उसकी झुकी पलकों तथा शांत मन में, उसकी झुकी पलकों तथा शांत मन में मन वैभव स्वरूप तैर रहा है, मन वैभव स्वरूप तैर रहा है। ये था आपका कौन सा था? दूसरा। अब पढ़ेंगे तीसरा। देखिए नेक्स्ट अगला, नौका से उठती जल हिलोर, नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ती नभ के ओर छोर। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ती नभ के ओर छोर। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे, विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे। चल तारक दल, चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंत स्थल, ज्योतित कर नभ का अंत स्थल। देखिए इतना पहले समझिए दो लाइन। हिलोर माने लहरें, हिलोर माने लहरें। विस्फारित नयनों मतलब आंखें फाड़ कर, आंखें फाड़ कर। चल मतलब चंचल, तारक दल मतलब तारों का समूह, तारों का समूह। अंशतल माने होता है भीतरी भाग। देखिए नौका से उठती जल हिलोर, जब गंगा में नाव चलती है, गंगा में नाव चलती है तो उससे उठने वाली लहरों के कारण गंगा में प्रतिबिंबित सारा आकाश हिल उठता है। क्या कह रहे हैं कि नौका से उठती हिल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। कह रहे हैं कि जब गंगा में नौका चलती है, क्या कह रहे हैं पंत जी, कह रहे हैं गंगा में नौका चलती है तो उससे उठने वाली लहरों के कारण गंगा में प्रतिबिंबित सारा आकाश हिलता हुआ दिखाई देता है। पूरा साफ स्वच्छ जल में वो ऐसा लग रहा है जैसे जब लहरें आती है, जब जल हिलने लगता है तो पूरा आकाश हिलता हुआ दिखाई देता है। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे जल तारक दल, ज्योतिष पर कर नभ अंशतातल। कहें कि गंगा का जल शांत होने पर, गंगा का जल शांत होने पर उसमें प्रतिबिंबित तारों की परछाई ऐसे प्रतीत हो रही है, उसमें प्रतिबिंबित तारों की परछाई ऐसे प्रतीत होती है मानो तारे जल के अंदर के भाग को, मानो तारे अंदर के जल के भाग को आलोकित करके उसमें अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ खोज रहे हों। ऐसा लगता है जैसे तारे आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ खोज रहे हों, कुछ देख रहे हों। जिनके लघु दीपों को चंचल, जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट लिए अविरल फिरती लहरें लुक छिप पल पल पल। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इन तारों रूपी लघु दीपों को छिपाए हुए, इन तारों रूपी लघु दीपों को यानी छोटे छोटे दीपों को छिपाए हुए गंगा की चपल धारा, चतुर धाराएं, लहर इधर उधर छिपती हुई प्रतीत होती हैं, इधर उधर छिपती हुई प्रतीत होती हैं, जैसे सामने ही छिपती हुई प्रतीत हो रही हैं। यानी ऐसा लग रहा है जैसे गंगा की धारा इन छोटे छोटे दीपों को छिपा रही हो। क्या कर रही हो? छिपा रही हो। सामने शुक्र की कवि छवि छलमल पैर, सामने शुक्र की छवि छलमल पैरती परी सी जल में कल दोपहरे कचो में हो उछल। क्या कह रहे हैं? सामने ही शुक्र दोपहरे वाले, सामने ही शुक्र तारा झिलमिला रहा है, सामने ही शुक्र तारा झिलमिला रहा है और उसकी शोभा जल में प्रतिबिंबित होकर, और उसकी शोभा जल में प्रतिबिंबित होकर परी सी तैर रही है, और उसकी शोभा जल में प्रतिबिंबित होकर तैर रही है, जो कभी कभी चांदी जैसे रुपहले बालों अर्थात गंगा की लहरों में छिप जाती है, जो कभी कभी चांदी के समान सफ़ेद एकदम रुपहले बालों वाली अर्थात गंगा की लहरों में छिप जाती है। लहरों के घूंघट से
झुक झुक दशमी कर शशि निज निर्यक मुख, दिखवाला मुग्धा सारुख। लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सारुख रुक कर। क्या कह रहे हैं? अपने यौवन से अनभिज्ञ नायिका जिस प्रकार कभी अपना सुंदर मुख घूंघट में छिपा लेती है, अपनी यौवन से अनजान होते हुए नायिका जिस प्रकार अपने सुंदर मुख घूंघट में छिपा लेती है और कभी घूंघट हटा लेती है, उसी प्रकार गंगा में प्रतिबिंबित दशमी का चंद्रमा भी कभी अपना तिरछा मुख दिखा देता है, तो कभी लहरों की चंचलता के कारण उसके बीच में छिप जाता है। कभी लहरों की चंचलता के कारण बीच में छिप जाता है। ये था आपका तीसरा। अब आइए देखते हैं चौथा। देखिए अगला क्या है। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। उसे बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृश कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर। चपला यानी नौका, चपला माने नौका, कगार मतलब किनारा, कगार माने तीर माने किनारा, कगार माने किनारा, कृश माने छीड़काय दुबला पतला। ठीक, कृश माने छीड़काय दुबला पतला। जब पहुंची चपला बीच धार, कवि पंत कहते हैं कि जब हमारी नौका गंगा की बीच धारा में पहुंची तो हमारी दृष्टि से चंद्रमा की चांदनी से चमकता हुआ रेतीला कगार ओझल हो गया, यानी हम लोग बहुत बीच में आ गए और किनारा जो है, तर जो है वह हमारी आंखों से अब ओझल हो गया, यानी अब दिखाई नहीं दे रहा था। उसे बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृश कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर। उस समय दूर दूर स्थित गंगा के दोनों तट, बीच में पहुंच गए थे तो अब दोनों तट दिखाई देने लगे, और दूर दूर स्थित गंगा के तट, दोनों तट फैली हुई दो बाहों के समान प्रतीत हो रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे ये दो बाहें हों जो गंगा के किनारों पर फैलाए हुए हैं, और वे गंगा की धारा की छीड़काय, दुबले पतले शरीर को, दुबले पतले कोमल धारा छीड़काय कोमल नारी शरीर से आलिंगन करने के लिए अधीर हो रहे हों। अब ऐसा लग रहा है जैसे वो दोनों लंबे लंबे हाथ हों और कोमल गंगा रूपी नारी के शरीर को आलिंगन करने के लिए बाहें फैलाए व्याकुल हो रहे हों, अधीर हो रहे हों। देखिए आगे। अति दूर क्षितिज पर विटप माल लगती भ्रूण रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल। अति दूर क्षितिज पर विटप माल लगती भू रेखा की अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल। क्या करें आगे? उस समय दूर दूर, क्या कह रहे हैं कि बहुत दूर क्षितिज पर, बहुत दूर क्षितिज ऊंचाई पर वृक्षों की वह पंक्ति थी। क्या दिखाई दे रहा था? वृक्ष दिखाई दे रहे थे जो धरती की छटा को अपलक, जो धरती की सुंदरता को अपलक एकटक देखे जा रहे थे, निहारते जा रहे थे। समीप सोया धरा में एक द्वीप, क्या गया? विटप माल लगती भ्रूण रेखा सी अराल, अपलक नील नयन विशाल। क्या करें? जो धरती की सुंदरता को अपलक निहारते जा रहे थे। आकाश की नील वर्णी और विशाल नयन, आकाश की नील वर्णी और विशाल नयन आंखों से वह तिरछी भाव के समान दिखाई दे रहे थे, वह तिरछी भाव के समान दिखाई दे रहे थे। माँ के उर पर शिशु सा, समीप सोया धरा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीक। माँ के उर माने हृदय पर, शिशु सा समीप सोया धरा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीक। गंगा की धारा के पास में ही एक छोटा सा द्वीप जो लहरों के प्रवाह को रोककर उलट देता था, वह छोटा सा द्वीप
ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपनी माँ की छाती से लिपट कर सोया हुआ हो। वो गंगा की छाती से या ये कहेंगे बीच गंगा की धारा में ऐसे लिपट कर सो रहा था, जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपनी माँ की छाती से लिपट कर सोता है। वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की कोकी को विलोक। वह कौन विहग क्या विकल विकोक, उड़ता हरने निज विरह को शोक, छाया की कोकी को विलोक। क्या कह रहे हैं आगे देखिए। कह रहे गंगा के ऊपर उड़ता हुआ वह पक्षी कौन है। गंगा के ऊपर उड़ता हुआ वह इतनी रात्रि में आती वह पक्षी कौन है। क्या वह कोई अपनी चकवी से बिछड़ा हुआ व्याकुल कोई चकवा तो नहीं। कोई अपनी चकवी से बिछड़ा हुआ कहीं कोई चकवा तो नहीं, जो गंगा जल में पड़े अपने प्रतिबिंब को ही चकवी समझ बैठा है। जो गंगा जल में पड़े अपने प्रतिबिंब को ही चकवी समझ बैठा है और अपनी विरह वेदना को मिटाने के लिए उससे मिलने हेतु उड़ा जा रहा है। बहुत अच्छे। देखिए आगे। अगला क्या है। पतवार घूमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार। डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ताहल फेन इस्फार, बिखराती जल में तारहार। पतवार घुमा, प्रतनु माने अत्यंत छीड़, करतल माने हथेली, मुक्ताफल माने मोती, फेन इस्फार माने बहुत अधिक झाग, और रश्मियाँ माने किरणें, लतिका माने लता, शशि माने चंद्रमा, उड्ड माने उडू, तारे नक्षत्र, सतोत्साह मतलब उत्साह के साथ। देखिए पंत जी क्या कह रहे हैं कि नाव गंगा में तैर रही है, नाव गंगा में घूम रही है, नौका विहार चल रहा है, चंद्रमा और तारों के बिंब झलक रहे हैं जो लहरों की चंचलता के कारण नाचते दृष्टिगत दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे ही तारे और चंद्रमा जो है वो लहरों में नाच रहे हैं। लहर जब जैसे लहरें उछलती कूदती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, उसी प्रकार चंद्रमा और तारों के जो प्रतिबिंब हैं वो भी उछलते कूदते हैं। उसी को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। देखिए पंत जी कहते हैं कि पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत भार। पंत जी कहते हैं बीच धारा में पहुंचकर गंगा के अथाह जल में हमारी नौका का भार बहुत अधिक कम हो गया, यानी जल में नाव का भार कम हो गया। यह वैज्ञानिक सत्य है कि यह सत्य बात है, विज्ञान द्वारा भी सिद्ध किया गया है। पर्याप्त द्रव में तैरती वस्तु का भार कम हो जाता है, यानी अगर द्रव ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है तो तैरती हुई वस्तु का भार कम हो जाता है। किंतु जब बीज धारा के अथाह जल में पहुंची तो उसका भार किनारे के पास उथले थे जल में भी वह भारी प्रतीत होती, किंतु जब बीज धारा की अथाह जल में पहुंची तो उसका भार बहुत अधिक कम हो गया। तब हमने पतवार घुमाकर अपनी नौका को धारा की विपरीत दिशा में मोड़ दिया। क्या किया, अपनी नाव घुमाई और धारा की विपरीत दिशा की ओर मोड़ दिया, उल्टी दिशा में चलने लगे। देखिए डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन इस्फार, बिखराती जल में तारहार। डांडों के चलाने से जल में अत्यधिक झाग उठ रहे थे। डांडा जिसके बांसों से ये रहते हैं, जिससे नाव चलाते हैं ना, उसी कह रहे डांडों के चलाने से जल में अत्यधिक झाग उठ रहे हैं, जिसे देखकर लगता है मानो डांडे अपनी हथेलियां फैलाकर उनमें अत्यधिक मात्रा में झाग रूपी मोतियों को भर कर तथा तारों रूपी मोतियों के हार को तोड़कर उन्हें जल में बिखरा रहे हूँ।
लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि, सौ सौ उदु झिलमिल फैले फूल में फेनिल। कह रहे कि पतवारों के संचालन से शांत जल में लहरें उठ रही हैं। पतवारों के संचालन से शांत जल में लहरें उठ रही हैं, जो चांदी की सांपों के समान, जो चांदी के सांपों के समान आगे को रेंगती हुई आगे बढ़ रही है। यानी डंडा चांदी के सांप के समान लग रहा है और ऐसे रेंगती हुई आगे, उसी को रेंगते हुए आगे नाव बढ़ रही है। देखिए, लहरों के कारण चंचल जल में चंद्रमा की किरणें ऐसे नाचती प्रतीत हुई, लहरों की लतिकाओं में खिल ऐसे शशि। कहें लहरों के कारण चंचल जल में चंद्रमा की किरणें ऐसे नाचती हुई लगती हैं जैसे उस तरल जल में अनगिनत सीधी रेखाएं खींच रही हों, जैसे उस तरल जल में अनगिनत सीधी रेखाएं खींच रही हों। उन लहरों और झागों से झिलमिलाता चंद्रमा सौ सौ चंद्रमा बनकर दिखाई दे रहा है। इन लहरों में चंद्रमा कैसे दिख रहा है? जैसे सौ सौ चंद्रमा हों, और एक एक तारा सौ सौ तारे बनकर सुशोभित हो रहे हैं, और एक एक तारे सौ सौ तारे बनकर सुशोभित हो रहे हैं। मानो लहरों रूपी बेलें फल फूली, मानो लहरों रूपी बेलें फल फूली उठी हूँ। मानो लहरों रूपी जो बेलें हैं वह फल फूली उठी हूँ। पंत जी कहते हैं क्या, आगे देखिए। अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी से ले ले सहज था, हम बड़े घाट को सतोत्साह। क्या कहने की पंत जी कहते हैं, अब हम अपनी नौका को धारा के बीच से निकालकर किनारे पर स्थित घाट की ओर चल पड़ते हैं। क्या कहते हैं? अब हम लोग अपनी नौका को निकालकर धारा के बीच से निकालकर किनारे पर स्थित घाट की ओर चल पड़ते हैं, और जैसे जैसे किनारे की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जल उथला होता चला जाता है। उथला तो जानती ही नहीं, जल कम होता चला जाता है और जल की गति भी अपेक्षाकृत कम हो जाती है। तब हम एक लग्घी यानी एक लंबा बांस से पानी की गहराई का अनुमान लगाते हुए अत्यंत उत्साह और आनंद के साथ घाटी की ओर बढ़ने लगते हैं। बहुत घूम लिया रात भर। देखिए अभी और थोड़ा सा है, एक ये पांचवा हो गया, अभी और अच्छा था। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर्मे आलेखित सत विचार, इस धारा सी जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म के मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का शाश्वत प्रमाण, करता मुझ में अमृत दान। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर्मे अलेखित सत विचार। कवि कहता है जैसे जैसे हमारी नाव दूसरे किनारों की ओर बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी नाव दूसरे किनारों की ओर बढ़ती जाती है, वैसे ही हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उठने लगते हैं। इस धारा सी जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। सैकड़ों विचार उठने लगते हैं और हम सोचते हैं कि इस संसार का क्रम भी इस जलधारा के समान है, इस संसार का क्रम भी इस जलधारा के समान ही है। जिस प्रकार धारा निरंतर बहती चली आ रही है, जिस प्रकार धारा निरंतर बहती चली आ रही है, कभी समाप्त नहीं होती। जो जल आगे बह जाता है उसका स्थान पीछे से आ रहा जल ले लेता है। इसी प्रकार यह जीवन का उद्गम भी शाश्वत है, उसी प्रकार यह जीवन का उद्गम भी शाश्वत है। शाश्वत नभ का नीला विकास, कह रहा है कि जलधारा समान ही जीवन की गति है और मिलन भी शाश्वत है, अर्थात जीवन का क्रम भी कभी टूटने वाला नहीं है। एक जाते हैं तो दूसरा आ जाता है, जैसे एक मरा तो दूसरा पैदा हो गया। उसी प्रकार जैसे धारा की जल थी, धारा का जल था, जल आगे बढ़ गया वहाँ का तो पीछे से नई धारा आ गई।
उसका स्थान ले लेता है। उसी प्रकार संसार का नियम है, एक व्यक्ति यहाँ से गया तो दूसरा आगे यहाँ जन्म लिया, जो शाश्वत है, इसका क्रम कभी टूटने वाला नहीं है, जो हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, आगे कवि क्या कहते हैं, हे जगजीवन की कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। कवि आगे क्या कहते हैं कि यह शाश्वत विस्तार है, चंद्रमा की चांदी जैसी हंसी, अर्थात चांदनी भी चिरस्थायी है। इसी प्रकार लहरों का ऐश्वर्य भी निरंतर बना रहता है। कभी भावनाओं के सागर में डूब गया और सोचने लगा कि हे संसार के जीवन रूपी नौका को चलाने वाले भगवान, हे जगजीवन के कर्णधार, हे संसार को रूपी नौका को चलाने वाले भगवान, जन्म के पश्चात सदैव मृत्यु और मृत्यु के पश्चात सदैव जन्म है। जन्म के बाद सदैव मृत्यु और मृत्यु के पश्चात सदैव जन्म है। इसी प्रकार यह जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर चलता रहता है। जीवन रूपी नौका विहार निरंतर चलता रहता है। भावनाओं में डूबा कवि यह कह उठता है कि मैं चिंतनशील होकर भी अपनी सत्ता का ज्ञान भूल गया। जीवन की शाश्वतता का जलधारा रूपी यह प्रमाण मुझे भी अमृत प्रदान करता है। यानी जीवन का ऐसा शाश्वत है, नियम है, क्रम कभी टूटने वाला नहीं है। और ये भी है कि जन्म के पश्चात सदैव मृत्यु है और मृत्यु के बाद सदैव जन्म है। यह क्रम कभी टूटने वाला नहीं है। ये था आपका नौका विहार। क्या था? नौका विहार। ठीक है, ये समाप्त हो गया, जिसमें कि इसको आप लोग यहाँ तक कंप्लीट करिए पहले, फिर आगे बाद में पढ़ाया जाएगा। पहले इसको कंप्लीट करिए सब लोग, नौका विहार, पंत जी का जीवन परिचय और सब कुछ, और नौका विहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसको आप लोग कंप्लीट करिए पहले, फिर आगे बताया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली टाइम।